I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain C's law of market. आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक ले रही हूँ और C's लॉ ऑफ मार्केट क्लासिकल इकोनॉमी का कोर है, बेस है। C's का लॉ क्या था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई अपनी डिमांड खुद जनरेट कर लेती है। जीवीसी जो एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स थी, उनका कहना था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। जितना भी प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। उनका ये लॉ बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था। बार्टर सिस्टम जहां पर मनी का कोई रोल नहीं होता है, गुड्स से एक्सचेंज होता है, वस्तुओं का वस्तुओं से एक्सचेंज होता है। सपोज फॉर एग्जांपल, मैं घर का एग्जांपल लेकर चलती हूं। मैंने 20 समोसे बनाए, मेरी फैमिली में केवल 10 समोसे कंज्यूम हुए, 10 समोसे बच गए। अब मैंने अपने नेबर से पूछा, नेबर ने गुलाब जामुन बनाए थे, तो उस सिचुएशन में मैंने 10 समोसे अपने नेबर को दे दिए और उसके बदले में उनसे गुलाब जामुन ले लिए। समोसे का गुलाब जामुन से एक्सचेंज हो गया। इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। मेरे घर में जो समोसे बचे हुए थे, उसने अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर ली। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। साथ ही साथ उसने दूसरे गुड की डिमांड भी क्रिएट की। मेरे समोसे तो मेरे नेबर ने यूज किए और साथ ही साथ मुझे उसके बदले में गुलाब जामुन मिले। तो जीवीसी का कहना था कि जब मार्केट में, इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है। और जब सप्लाई पूरी की पूरी कंज्यूम हो रही है, ओवर प्रोडक्शन नहीं है, तो उस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती और इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। अब हम इसकी एजम्पशंस देख लेते हैं। लेसे फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स फ्री इकोनॉमी में बिलीव करते थे, जहां पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली वर्क करती है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर एंड गुड मार्केट। गुड मार्केट हो या लेबर मार्केट हो, वहां पर परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। यहां पर प्राइस ऑफ गुड्स या वेजेस डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट, पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ एम होता है। प्रोड्यूसर क्यों प्रोडक्शन करता है? क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। हाउस होल्ड या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उससे इनकम मिलती है और वो उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहते हैं। तो जीवीसी का या क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था कि पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक एंड सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिक एंड सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म पर बिलीव करते थे। उनका कहना था कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में रहती है, वहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और यदि कभी इकोनॉमी में इम्बैलेंस हो जाता है, डिमांड और सप्लाई के बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है, तो उस सिचुएशन में सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म काम करता है। यदि कभी डिमांड ज्यादा है तो उस सिचुएशन में एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मान लीजिए हम गुड्स मार्केट की बात कर रहे हैं। यदि गुड्स मार्केट में डिमांड ज्यादा है और उस सिचुएशन में क्या होगा, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ेंगे तो सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा और प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट्स होगा, तो वो प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देंगे, डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी। तो उनका कहना था कि इकोनॉमी सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म पर वर्क करती है और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में बैलेंस या इक्विलिब्रियम
गेन किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड ना हो। नेक्स्ट, मनी इज द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लासिकल इकोनॉमिक्स सिर्फ ये मानते थे कि मनी का सिर्फ इतना सा रोल है कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अभी जैसे मैंने समोसे की बात की, तो यदि मेरे पास 10 समोसे बच गए हैं, मैंने अपने नेबर से कहा, नेबर को समोसे की जरूरत थी, उसने मेरे से समोसे ले लिए और समोसे के बदले में मेरे को मनी दे दिया, रुपए दे दिए। तो मनी का काम सिर्फ गुड्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करना है, इसके अतिरिक्त मनी का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है लेबर इज होमोजीनियस। सभी लेबर, सभी वर्कर्स की एफिशिएंसी बराबर होती है, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम होती है, होमोजीनियस एक सी होती है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये मानकर चलते थे कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, सभी वर्कर्स काम पर लगे होते हैं, क्योंकि मेन ये स्टेटमेंट था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो जितना इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, और जब पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, ओवर प्रोडक्शन ही नहीं है, और ओवर प्रोडक्शन ना होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल नहीं उठता है। अभी जो लॉ है उसको जरा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने इसको वाटर सिस्टम में समझाया, लेकिन जीवीसी का लॉ मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी में भी वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? सपोज अभी समोसे की बात की है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं कि मुझे समोसे की एक बहुत बड़ी दुकान खोलनी है, उसका एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है। उस सिचुएशन में मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाने पड़ेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई? शॉप खोलूंगी तो उसके लिए मुझे लैंड चाहिए, दुकान चाहिए, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, गैस है और भी काफी चीजें हैं, तो मुझे कैपिटल लगानी पड़ेगी। लेबर, लेबर के बिना तो समोसे बने नहीं सकते हैं, लेबर लगानी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर, तो जब मैं ये सारे फैक्टर्स को यूज कर रही हूं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके बदले में मैं फैक्टर्स को क्या दूंगी? लैंड को, यदि मैंने लैंड ली हुई है तो मैं उसको रेंट पे करूंगी, कैपिटल लगाई है इंटरेस्ट पे करूंगी, लेबर लगाई है उनको वेजेस दूंगी, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दूंगी। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था, क्योंकि उन्होंने जेवीसी के लॉ को मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि जेवीसी ने ओरिजिनली उन्होंने ये बताया कि यह लॉ बार्टर सिस्टम में वर्क करता है, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था कि ये मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी में भी प्रॉपरली एप्लीकेबल होता है। तो जब मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रही हूं, उसके बदले में मैं उनको क्या दूंगी? इनकम दूंगी। बेसिस हो गए, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी इनकम फैक्टर्स कहां यूज करेंगे? जो प्रोडक्शन उन्होंने बनाया है उसी प्रोडक्शन को खरीदने में यूज करेंगे, और इस तरह से जो प्रोडक्शन होता है वो अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेता है। एक और एग्जांपल बता रही हूं, ये तो खैर समोसे का एक दुकान का हो गया। मानकर चलते हैं कि इकोनॉमी में मोबाइल है, टीवी है, शूज, क्लोथ्स, इन सब का प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन कितना हो रहा है? करीबन 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख की प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए गए हैं उनको भी 1 लाख की इनकम जनरेट हो रही है। 1 लाख का प्रोडक्शन, 1 लाख की इनकम जनरेट हो रही है। ये 1 लाख जो इनकम जनरेट हुई है, ये वापस अपने जो उन्होंने प्रोडक्शन बनाया है उसको कंज्यूम करने के लिए खर्च करेंगे, इस सप्लाई की डिमांड करेंगे इसी इनकम से। तो मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी में सेल्स लॉ किस तरह से वर्क करता है?
जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को अगेन हाउसहोल्ड प्रोडक्शन को खरीदने में खर्च करते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट करना है तो आउटपुट करने के लिए प्रोड्यूसर क्या लगाएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां पर साथ ही आउटपुट में जो फैक्टर्स लगाए गए हैं करने के लिए, उनको इनकम दी जाएगी। जब इनकम दी जाएगी तो वो क्या करेंगे? डिमांड ऑफ गुड्स, डिमांड ऑफ गुड्स। जब डिमांड ऑफ गुड होगी तो फिर से आउटपुट किया जाएगा। तो ये साइकिल बराबर चलता रहता है। आउटपुट होता है, आउटपुट के लिए फैक्टर्स लगाए जाते हैं। जब मार्केट में सप्लाई आ जाती है तो जो फैक्टर्स को इनकम दी गई है, उसे इनकम से वो उस सप्लाई की डिमांड करने लगते हैं और सप्लाई डिमांड के बराबर हो जाती है। ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, और जब ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होती है। यदि पूरी इनकम कंज्यूम नहीं होती है, हाउसहोल्ड कुछ पार्ट सेविंग करके भी रखते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था कि जितनी सेविंग होती है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती है। हाउसहोल्ड क्या करते हैं? सेविंग करते हैं, सेविंग करते हैं, ठीक है। और फर्म है वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। इनके बीच में बैंक, हाउसहोल्ड अपनी सेविंग को बैंक में रखते हैं। क्यों बैंक में रखते हैं? क्योंकि उन्हें उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उन्हें फायदा होता है। और फर्म को प्रोडक्शन करना है, इसलिए वो बैंक से लोन लेते हैं। इसका मतलब जो सेविंग होती है वो पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती है। साथ ही उनके अनुसार सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर रहते हैं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो उस सिचुएशन में सेविंग ज्यादा होगी, क्योंकि हाउस होल्ड्स को फायदा होगा और वो सेविंग ज्यादा करने लगेंगे। इन्वेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो उस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सेविंग कम होनी शुरू हो जाएगी और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएंगे। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल से लेते हैं। अभी यहां पर मैंने बोला कि 1 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है और ये हमारा प्रोडक्शन है और 1 लाख की इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। सपोज 1 लाख में से 80,000 कंजम्पशन पर जा रहा है और 20,000 सेविंग हो रही है। तो उनके अकॉर्डिंग ये 20,000 जो सेविंग है ये ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगी और सेविंग इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होती है। कैसे? एक इक्वेशन है जो आप आगे और टॉपिक्स में समझोगे, अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देती हूं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू c प्लस एस और y इज इक्वल टू c प्लस आई भी होता है। इनकम कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होती है। भाई हाउस होल्ड कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं और कुछ सेव करके रखते हैं, तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। वही इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो सेविंग होती है वो इन्वेस्ट हो जाती है। कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे बराबर होता है? देखिए, C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस आई, तो S इज इक्वल टू आई। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था कि सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। जीवीसी का जो मार्केट लॉ था
उसके दो मेजर पॉइंट थे। इकोनॉमी में ना तो अंडर प्रोडक्शन होता है ना ही ओवर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। शॉर्ट टर्म में इट में भी डिमांड और सप्लाई के बीच में इनबैलेंस क्रिएट हो, कभी डिमांड ज्यादा हो जाए, कभी सप्लाई ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि अंडर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इट मीन्स सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, या आप लॉ पढ़ते आ रहे हो कि जब डिमांड ज्यादा है तो उस सिचुएशन में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर्स को फायदा होने लगेगा, और जब उन्हें फायदा होगा तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाएगी। इसी तरह यदि कभी ओवर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन का क्या मतलब है, सप्लाई ज्यादा है लेकिन उसकी डिमांड कम हो रही है, तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइस कम हो जाएंगे, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। कंज्यूमर्स की टेंडेंसी क्या होती है, यदि उन्हें कम प्राइस पर कोई चीज मिल रही है तो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़कर सप्लाई के बराबर हो जाएगी। तो जीवीसी का ये कहना था कि शॉर्ट टर्म में ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मिल जाएगी, जहां पर ना ओवर प्रोडक्शन है ना अंडर प्रोडक्शन है, डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है। और जब ओवर प्रोडक्शन नहीं है तो दूसरा मेन पॉइंट क्या निकल कर आता है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में रहती है, इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता है। क्योंकि उनका कहना था कि जब इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन है ही नहीं, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स, भाई प्रोडक्शन कौन कर रहा है, फैक्टर्स ही तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरा का पूरा इकोनॉमी में यूज हो रहा है। जब ओवर प्रोडक्शन ही नहीं है तो इस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब हम इसकी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। कीन्स ने जेबीसी के लॉ को क्रिटिसाइज किया था। किस चीज पर क्रिटिसाइज किया था? फर्स्ट, सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड। कीन्स का कहना था कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद जनरेट नहीं करती है, क्योंकि फैक्टर्स को जो इनकम मिलती है वो पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम नहीं होती है, उसका कुछ पार्ट वो सेविंग करते हैं, और जरूरी नहीं है कि सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट की बराबर हो, क्योंकि कुछ सेविंग पीपल बैंक में ना रखकर घर में रखते हैं, तो जब घर में रखेंगे तो वो इन्वेस्ट कैसे हो सकती है। इसके विपरीत उनका कहना था इट्स डिमांड विच क्रिएट्स सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड यदि ज्यादा है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, तो डिमांड सप्लाई को बढ़ा रही है, ना कि सप्लाई डिमांड को। नेक्स्ट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लासिकल इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट को मानकर चलती थी। उनका कहना था कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, शॉर्ट टर्म में इट मे बी कि फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है। लेकिन कीन्स का कहना था मार्केट हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में रहता है, क्योंकि जब कीन्स ने इसको क्रिटिसाइज किया था 1929 से 1933 तक, पूरे वर्ल्ड में, पूरी इकोनॉमी में सीवियर डिप्रेशन की सिचुएशन थी, ओवर प्रोडक्शन था, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, डिमांड बहुत कम हो चुकी थी, और इस सिचुएशन में
कीन्स का कहना था कि मार्केट में, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है। इकोनॉमी में इतने सारे वर्कर्स हैं जो बेरोजगार हैं, करंट बेस रेट पर काम करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल। क्लासिकल इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ही थ्योरी पर बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू एडजस्टमेंट क्रिएट कर लेगी, डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बना देगी। लेकिन कीन्स का कहना था कि सेल्फ एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में दो क्लास होते हैं, एक रिच क्लास है, एक पुअर क्लास है। रिच क्लास की इनकम बहुत ज्यादा है, जो पूरी की पूरी कंज्यूम नहीं करते हैं, उसका बहुत ज्यादा सेविंग करके रखते हैं। वहीं पुअर क्लास है जिसकी इतनी ज्यादा इनकम नहीं है, मतलब उसके पास तो इतनी इनकम भी नहीं है कि वो प्रॉपर कंज्यूम कर पाए, अपनी नेसेसिटी पर प्रॉपर कंज्यूम कर पाए। तो इकोनॉमी में सेल्फ एडजस्टमेंट के थ्रू इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए खुद भी इन्वेस्टमेंट करेगी, काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, जिसके कारण इकोनॉमी स्मूथली ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट है मनी इज नॉट न्यूट्रल। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जीबी से ये सब ईमान कर चले थे कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके अतिरिक्त उसका और कोई भी रोल नहीं है। लेकिन कीन्स का कहना था कि सारा खेल तो पैसे का ही है। भाई आज भी आप देख लो, हर इंसान काम क्यों कर रहा है? पैसे के लिए कर रहा है। तो मनी का तो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाउस होल्ड मनी को क्यों बचा कर रखते हैं? क्योंकि वो हमेशा ये सोचकर चलते हैं कि कहीं फ्यूचर में कुछ अनफोर्सिन कंडीशन ना आ जाए, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ सेव करके रखते हैं। बिजनेसमैन क्यों सेव करके रखता है? अपने फ्यूचर में जो बिजनेस कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड कुछ एक्सपेंसेस आ गए, तो उन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो कुछ ना कुछ सेव करके रखते हैं। तो मनी is not neutral. Money plays an important role in the economy. Next है long run analysis unrealistic. क्लासिकल इकोनॉमिक्स लॉन्ग रन एनालिसिस की बात करते थे। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो, शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है कि डिमांड और सप्लाई में इनबैलेंस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर होगी, सेविंग इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होंगे। लेकिन कीन्स का कहना था कि हमें शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखना चाहिए, हमें कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो हम सब मर ही जाएंगे। होप सो आपको सीरीज मार्केट लॉ समझ में आ गया होगा, और जो भी मैं यहाँ पर समझा रही हूँ उसकी मैं प्रॉपर ब्लॉग बना रही हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।